डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब अविनाश ने रवि से माफी मांगने के लिए मना कर दिया था, तो धवन ने भी उसके साथ कोई भी बिजनेस डील करने से मना कर दिया। वह करण से ऊपर नहीं जा सकता था। अविनाश और उसके दोस्त कैफे से बाहर आए, तभी अविनाश के पास उसके पापा का फोन आ गया। यह देखकर अविनाश तो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब अपने पापा को क्या जवाब देगा। उसने अपने पापा से बिजनेस डील को पूरा करने का वादा किया था, पर उसने अपने गुस्से में ही पूरी डील को बर्बाद कर दिया था। उसे पता था कि अब उसके लिए मुश्किल और बढ़ने वाली थी। उसने अपने पापा का फोन उठा लिया। क्या हुआ अविनाश बेटा, तुमने मिस्टर धवल को मीटिंग के लिए मना लिया या नहीं? मुझे लगता है कि तूने सब कुछ अच्छा ही किया होगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था। अब ये बता कि मिस्टर धवन मीटिंग के लिए कब आने वाले हैं? अविनाश के पापा ने अविनाश से फोन पर पूछा। अपने पापा की यह बात सुनकर अविनाश और भी ज्यादा घबरा गया। उसने देखा कि उसके पापा को उसी पर पूरा विश्वास था, और अगर अब उसने अपने पापा को यह बता दिया कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। उसे लगा कि शायद उसकी इस गलती की वजह से उसे उसके बिजनेस से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने पापा को क्या जवाब दें। जी पापा जी, वह मिस्टर धवल हमारे साथ बिजनेस करने के लिए मान गए हैं। मैंने आपसे जैसा वादा किया था। अविनाश ने अपने पापा को झूठ बोलते हुए कहा। वह इस वक्त अपने पापा का इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे पता था कि अगर उसने अपने पापा को सारा सच बता दिया, तो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इसीलिए अभी के लिए उसने अपने पापा से झूठ बोल दिया। अरे शाबाश अविनाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैंने इसीलिए तुम पर भरोसा करके तुझे इस डील के लिए भेजा था। तूने आज सच में मेरा विश्वास जीतने लायक काम किया है। अब यह बताओ कि मिस्टर धवल ने मीटिंग कब रखने की बात कही है, क्योंकि वह मीटिंग करने के लिए भी तुझे ही जाना होगा। अगर यह मीटिंग पूरी हो गई तो मैं तुझे इस कंपनी का वॉइस ऑफ डायरेक्टर बना दूंगा। अविनाश के पापा ने अविनाश से कहा। अपने पापा की यह बात सुनकर अविनाश हैरान रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा उसे इस डील की वजह से सीधा कंपनी का वॉइस डायरेक्टर बना देगा। हालांकि वॉइस डायरेक्ट कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं थी, पर अविनाश के लिए यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि अगर वह एक बार वॉइस डायरेक्टर बन गया तो फिर उसे सीईओ बनने में भी देर नहीं लगेगी, और किसी भी तरह अपने पापा का भरोसा जीतकर अपनी कंपनी का सीईओ बन सकता था। वह अभी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, पर अब उसे पता था कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। धवन ने उसके साथ मीटिंग करने के लिए भी मना कर दिया था, तो फिर उसे वॉइस डायरेक्टर का पद कैसे मिलेगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे। उसने अपने पापा से झूठ तो बोल दिया था, पर उसने आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। पापा, वो मिस्टर धवन ने बोला था कि वह मुझे डील की डेट 1-2 दिनों में बता देंगे। उन्होंने अभी कुछ फिक्स नहीं किया है। एक बार अगर वह मुझे फोन कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अविनाश ने अपने पापा से बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, शाबाश। अविनाश के पापा ने अविनाश से कहा और फिर फोन रख दिया। जैसे ही अविनाश के पापा ने फोन रख, अविनाश ने गुस्से में अपना फोन वहीं जमीन पर दे मारा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसने अपने गुस्से की वजह से सब कुछ गड़बड़ तो कर दिया था, पर सही करने का उसे कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था। अब उसे लगा कि सब कुछ सही करने का बस एक ही रास्ता है, वह है रवि से जाकर माफी मांगना। अगर उसने रवि से माफी मांग ली तो शायद धवल उसके साथ फिर से बिजनेस डील करने के लिए मान जाएगा। अब उसने अपने मन ही मन सोचा कि वह ऐसा ही करेगा। वह अपनी कंपनी का सीईओ बनने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने सोचा कि अगर एक बार वह अपने कंपनी का सीईओ बन गया तो वह रवि को बाद में अपने आप देख लेगा। उसने रवि से बदला लेने के बारे में सोच भी लिया था,
और इससे पहले वह अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। तुम तीनों अब भी यहां से घर चले जाओ, मुझे अभी एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। मैं तुम्हें कल कॉलेज में मिलता हूं, अविनाश ने अपने दोस्तों से कहा। वह अब अपने दोस्तों के साथ रवि से माफी मांगने के लिए नहीं जाना चाहता था। अपने दोस्तों के साथ में अपनी साख को नीचे नहीं गिराना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि वह उनका घर भेज दे। अविनाश की इस बात को उसके दोस्त अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए वह अविनाश से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद अविनाश वहां से सीधा वापस उस वीआईपी रूम की तरफ मुड़ गया। उसने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना था। जब वह उस वीआईपी रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि धवल, करण, रवि और अक्षिता उसके सामने ही आ रहे थे। यह देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब किस मुंह से जाकर रवि से माफी मांगेगा। उसने पहले तो बहुत ही ज्यादा अकड़ के साथ रवि से माफी मांगने के लिए मना कर दिया था। उसे पता था कि अब धवल को मनाना इतना आसान भी नहीं होगा, पर वह यह सब करने के लिए तैयार था। इसके बाद वह सीधा धवल के सामने आकर खड़ा हो गया। जब धवल ने देखा कि अविनाश उसके पास फिर से आ गया था, तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर अविनाश यहां पर वापस क्यों आया था। पहले तो वह बहुत ही अकड़ के साथ यहां से गया था। वह उसके सामने सिर झुकाए हुए खड़ा था। अब उसे समझ आ गया था कि आखिर अविनाश अब वापस क्यों आया था। क्या हुआ अविनाश, तुम्हारी अक्ल इतनी जल्दी ठिकाने पर आ गई? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेशर्मो हो कि यहां पर मुंह उठाकर वापस चले आओगे। अब बताओ कि वापस क्यों आए हो? धवल ने अविनाश की बेइज्जती करते हुए कहा। धवल की यह बात सुनकर अविनाश के स्वभाव के अनुसार उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह अब अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वह इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे वह दोबारा किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। सॉरी मिस्टर धवल, मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर पहले गुस्से में बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। मेरे लिए आपके साथ बिजनेस डील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यह बिजनेस डील नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज, अविनाश ने गिड़गिड़ाते हुए धवल से कहा। अरे हाँ, मुझे आपके साथ बिजनेस डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने उसके लिए एक शर्त रखी थी कि तुम्हें रवि से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुम रवि से माफी मांग लेते हो तो मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह तो मैं तुम्हें पहले ही कहा था, धवल ने अविनाश से कहा। अविनाश इसके लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। उसे पता था कि धवल फिर से रवि से माफी मांगने के लिए जरूर रहेगा, इसीलिए अब अपना सर झुकाकर रवि की तरफ मुड़ गया। उसने देखा कि रवि करण के जस्ट पीछे ही खड़ा था। हालांकि वह जब रवि के सामने आया तो उसे रवि पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने रवि की आंखों में तो सही से देखा भी नहीं था। वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रवि उसे ऊंची नजरों से देखें, और रवि से हमेशा से नफरत करता था। सॉरी यार रवि, मैंने तुझे गलती से इतना कुछ कह दिया। मुझे सबके सामने तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, अविनाश ने रवि के सामने सर झुकाते हुए कहा। जब अविनाश ने रवि से माफी मांगी तो धवल ने रवि की तरफ देखा। रवि ने उसे अपना सिर हिलाकर इशारा कर दिया। रवि ने धवल को इशारे से यह समझा दिया था कि वह अविनाश को माफ कर दे और उसके साथ बिजनेस डील के लिए मान जाए। वह अब कोई और लफड़ा नहीं चाहता था। धवल भी रवि की यह बात समझ गया था। अच्छा हुआ अविनाश, तूने माफी मांग ली। मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, पर आखिरकार तुमने अच्छा काम ही किया। तेरे पिताजी को कह देना कि 3 दिन बाद हमारी मीटिंग को रखवा सकते हो, मैं पहुंच जाऊंगा, धवल ने अविनाश से कहा। धवल को अब अविनाश से कोई भी शिकायत नहीं थी। उसने जैसा अविनाश से कहा था, अविनाश ने वैसा ही किया था, और उसे अविनाश के परिवार के साथ बिजनेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। धवल की यह बात सुनकर अविनाश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसे रवि से माफी तो मांगनी पड़ी थी, पर आखिरकार उसकी मीटिंग भी इसके साथ तय हो गई थी। उसने रवि से बदला लेने की ठान तो ली थी, उससे पहले वह अपनी पोजीशन अच्छी करना चाहता था। इसकी बात उसने रवि की तरफ तीखी की नजर से देखा और फिर वहां से निकल गया। जब अविनाश थिएटर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त भी उसका वहीं पर इंतजार कर रहे थे। क्या यार अविनाश, तूने यह क्या किया? तुझे तो उस भिखारी रवि को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। अब अगर इसके बारे में हमारे कॉलेज वालों को पता चलेगा तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और तुमने देखा नहीं कि अक्षिता भी रवि के साथ थी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा अक्षिता रवि के साथ क्या कर रही है। मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी।
कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रवि जैसे फटीचर लड़के के साथ भी रह सकती हैं। मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतने में रजत ने अविनाश को उकसाते हुए कहा। रजत भी रवि से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने सोचा कि वह अविनाश का भी सहारा ले सकता है, क्योंकि अविनाश भी रवि से बदला लेना चाहता था। रजत, तू इस बात की चिंता मत कर। रवि को तो मैं अच्छे से देख लूंगा। मैं भी देखता हूं कि जब वह कॉलेज आएगा तो कैसे वह बचकर जाएगा। और अक्षिता और रवि तो कुछ दिनों के लिए ही साथ में है। इन दोनों का ब्रेकअप भी हम ही करवाएंगे। मैं अक्षिता जैसी लड़की को रवि के साथ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। उसे तो मेरे साथ होना चाहिए था, अविनाश ने रजत से कहा। इस वक्त उसकी आंखों में रवि के लिए जो गुस्सा था वह साफ दिख रहा था। उसने रवि को बर्बाद करने के बारे में मन ही मन एक प्लान भी बना लिया था। उसने सोच लिया था कि आखिर रवि के साथ क्या करना था। अविनाश ने रवि से माफी मांग ली थी। इस कारण धवन ने भी अविनाश की कंपनी के साथ बिजनेस का डील करने के लिए वहां हां भर दी थी। पर अविनाश के मन में रवि के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने मन ही मन रवि से बदला लेने का प्लान भी बना लिया था। इधर धवल को कोई और जरूरी काम होने की वजह से वह जल्दी ही वहां से चला गया। अब अक्षिता ने सोचा कि उन्हें अब यहां से सीधा घर चले जाना चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि अब रवि और वह यहां पर और ज्यादा रुके। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें साथ में कोई और भी देख ले। उसे पता था कि यह सिटी मॉल बहुत ही बड़ा है और यहां पर उनकी जान पहचान के बहुत से लोग आते जाते रहते थे। इसीलिए वह जल्द से जल्द वापस जाना चाहती थी। उसने सोचा कि एक बार रवि अगर करण को वह अपनी कर वापस दे देगा तो उसके बाद वह घर की तरफ चल जाएंगे। इसीलिए उसने रवि से कुछ भी नहीं कहा। चलो रवि, तो अब मैं भी चलता हूं। तुम दोनों अपना टाइम एंजॉय करो। यहां पर एंजॉय करने के लिए बहुत सारी जगह है, तो अच्छे से मजे करना, करण ने रवि से कहा। रवि ने भी करण से हाथ मिलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को बाएं का और फिर करण वहां से जाने लगा। अरे रवि, क्या कर रहे हो? करण को उनकी कार तो दे दो, फिर तुम उनको यह कार देने के लिए उनके घर तक जाओगे। इससे अच्छा है कि अभी इनको कार दे दो, ये लेकर चले जाएंगे, अक्षिता ने रवि से कहा। रवि को अक्षिता की यह बात एक बार के लिए तो समझ नहीं आई कि आखिर अक्षिता करण को वह कार देने की बात क्यों कह रही थी। तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि उसने अक्षिता को यह बहाना दिया था कि वह करण की थी। अब रवि को समझ आ गया था कि अक्षिता ये क्यों कह रही थी। अरे, मैंने करण को कार ले जाने के लिए बोला था, पर उसने बताया कि वह अभी अपनी कार में आया है, वह उसी में वापस आएगा। वह दो कार तो साथ में ले जा नहीं सकता, इसीलिए उसने बोला कि मैं उसे कल कर देकर चला जाऊं। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी उसकी कार लौटा दूंगा, रवि ने अक्षिता से कहा। ओह, तो फिर ठीक है, अक्षिता ने रवि को कैजुअल जवाब दिया। हालांकि उसे इस बात की चिंता जरूर थी कि कहीं रवि फिर से इस कार की वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो चलो अब कुछ शॉपिंग कर ली जाए। हमने जो मूवी देखनी थी वह तो अब पूरी हो गई है। अब हम जिस काम के लिए आए हैं वह कर लेते हैं, रवि ने अक्षिता से कहा। अरे नहीं रवि, अब मेरा शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं है, किसी और दिन शॉपिंग कर लेंगे, अभी के लिए यहां से चलते हैं, अक्षिता ने रवि से कहा। वह अब यहां पर 1 मिनट भी नहीं ठहरता चाहती थी। अरे अक्षिता, ऐसा क्या हो गया? हम शॉपिंग के लिए ही तो यहां पर आए हैं। अगर हम शॉपिंग करके नहीं गए तो आज हमारे घर में खाना भी नहीं बनेगा। तुमने देखा था ना कि घर में खाने का कोई भी सामान नहीं है, और तो और तुम अपने कपड़े भी साथ में लेकर नहीं आई हो, तो शॉपिंग तो हम करके ही जाएंगे, रवि ने अक्षिता से कहा। अक्षिता को रवि की यह बात सही लगी थी। उसे पता था कि घर में खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं था और ना ही उसके पहनने के यह कपड़े थे। उनका शॉपिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, पर उसे अभी भी इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनका सामना अविनाश और उसके दोस्तों से फिर से ना हो जाए। अगर अविनाश और रवि वापस से एक दूसरे के सामने आए तो उनके बीच में जो कुछ भी होगा वह बहुत ही भयानक होगा। वह और कोई लफड़ा नहीं करना चाहती थी और उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वह शॉपिंग करने के लिए मान गई। इसके बाद रवि और अक्षिता वहां से सीधे एक फैशन आउटलेट में चले गए। अक्षिता और रवि ने सोचा कि पहले अपने लिए कपड़े ले लेंगे, फिर घर का सारा सामान भी खरीद लेंगे।
जब अक्षिता और रवि उसे फैशन आउटलेट में पहुंचे तो अक्षिता ने नोटिस किया कि यह दुकान देखने में बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही थी। वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े थे। अक्षिता को पता था कि वह इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी दूसरी फैशन आउटलेट पर जाकर कपड़े खरीद लेगी। पर वह जैसे ही रवि को इसके बारे में बताने वाली थी कि इतने में वहां पर काम करने वाली एक सेल्समैन अक्षिता के पास आकर खड़ी हो गई। जी बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े मिलेंगे, इधर चलिए, गर्ल्स के लिए आपको हर तरीके अच्छे कपड़े इधर मिल जाएंगे, उस सेल्समैन ने अक्षिता से कहा। जब अक्षिता ने देखा कि वह सेल्समैन उसको कपड़े दिखाने के लिए अप्रोच कर रही थी तो उसने सोचा कि उसे कपड़े देखकर लेने चाहिए। हालांकि कि उसके मन में उन कपड़ों को लेने की कोई भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यह बहुत ही ज्यादा महंगे थे, पर उसका इन कपड़ों को देखने का बहुत ही ज्यादा मन था। अक्षिता हमेशा से ही ऐसे अच्छे और महंगी कपड़े पहने तो चाहती थी, पर वह ऐसा कभी नहीं करती थी। उसे अपनी और अपने परिवार की हालत पता थी, इसीलिए वह पैसे बहुत ही ज्यादा सोच समझकर खर्च करती थी। उसे दिखावे का बिल्कुल भी शौक नहीं था और ना ही वह अपने शौक पूरे करने के लिए रश्मि की तरह किसी अमीर लड़के को फंसती थी। वह एकदम सीधी लड़की थी और मन की बहुत ही ज्यादा अच्छी। इसके बाद सेल्समैन ने अक्षिता को एक से एक अच्छे कपड़े दिखाए। अक्षिता ने सभी कपड़े बहुत ही अच्छे से देखे। उसका मन तो बहुत ठीक कर रहा था कि वह इनमें से बस एक जोड़ी कपड़े ले ले, पर वह रवि पर इतना जल्दी बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे पता था कि रवि उसके लिए यह कपड़े नहीं खरीद सकता था, इसीलिए उसने रवि के सामने कुछ भी नहीं कहा। जब अक्षिता वहां पर कपड़े देख रही थी तभी उसकी नजर वहां पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। अक्षिता को लगा कि शायद उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा था। हरिनिधि, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? व्हाट ए सरप्राइज, अक्षिता ने उसे लड़की के पास जाकर कहा, जिसका नाम निधि था। जब निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी हैरान रह गई। वो अक्षिता की तरफ बड़ी बड़ी नजरों से देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने अक्षिता खड़ी थी। अरे अक्षिता, मेरे लिए तो तुम ज्यादा सरप्राइजिंग हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम यहां पर मिलेगी। वैसे मैं तुझसे मिलने के लिए आने वाली थी, निधि ने अक्षिता से कहा। इधर जब रवि ने देखा कि अक्षिता किसी लड़की से बात कर रही थी तो उसने सोचा कि उसका अब यहां पर कोई काम नहीं था, इसीलिए वह वहां से थोड़ा दूर चला गया। वह इन दोनों की बातों के बीच में नहीं आना चाहता था। वह हालांकि निधि के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर उसने सोचा कि शायद वह अक्षिता की कोई क्लासमेट ही होगी। अक्षिता जब शॉपिंग कर रही थी तभी वह किसी निधि नाम की लड़की से मिलती है। दोनों ही एक दूसरे को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक दूसरे से इस प्रकार मॉल में मिलेगी। उन दोनों को आपस में बातें करते देखा रवि उस शॉप से बाहर चला गया। क्या तुम अकेली आई हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? अक्षिता ने निधि से पूछा। नहीं, मैं अकेली यहां पर नहीं आई हूं। अदिति, निशा और मेरी एक दोस्त भी साथ में ही आई हुई है। हम सभी यहां पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, निधि ने कहा। आदिति और निशा भी यहां है। मुझे तो कहीं पर नहीं दिख रही। मुझे भी उनसे मिलना है। सबसे मिले हुए कितने साल हो गए हैं, अक्षिता ने निधि से कहा। हाँ, जरूर मिल लेना। वो अभी यहां पर आने ही वाली है। वे पास वाली ही शॉपिंग कर रही है। मैं यहां पर थोड़ा पहले आ गई थी, निधि ने अक्षिता से कहा। इतने में उसे फैशन आउटलेट में 3 लड़कियां और प्रवेश करती हैं। उनके साथ 2 लड़के भी थे। लड़के तो वही शॉप के बड़ी ठहर जाते हैं और वह तीनों लड़कियां उस शॉप के अंदर आ जाती है। जब अदिति और निशा अक्षिता को वहां पर देखती है तो वे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उन्हें भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अक्षिता से यहां पर मिलेंगे। दरअसल अक्षिता, निधि, निशा और अदिति चारों ही बचपन की दोस्त थीं। हालांकि अपने कॉलेज की करियर में यह चारों अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी थी। तब से अक्षिता इन तीनों से नहीं मिली थी। अक्षिता के सपने अलग थे, इसीलिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अक्षिता का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। पर निधि, निशा और अदिति तीनों ही एक बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती थीं। इसीलिए वे ग्रेजुएशन के लिए
मुंबई के एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तब से अक्षता इन तीनों से अलग हो गई थी, इसीलिए वह इन तीनों को यहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। अक्षता उन तीनों लड़कियों के बिल्कुल भी बराबर नहीं थी। वो तीनों बहुत ही ज्यादा अमीर थीं। उनके साथ साथ जो वो दो लड़के थे वो निशा और अदिति के बॉयफ्रेंड थे। वो भी यहाँ के एक बहुत ही बड़े परिवार के बेटे थे। अक्षता, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस फैशन आउटलेट में क्या कर रही हो, अदिति ने अक्षता से कहा। अक्षता अदिति की इस बात का मतलब समझ गई थी। वह सीधे सीधे अक्षता को यह बता रही थी कि उसकी शॉप में कपड़े खरीदने की औकात नहीं थी। अक्षता और अदिति की बचपन से ही नहीं बनती थी और आज भी अदिति अक्षता को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अक्षता को अदिति की इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह अदिति के व्यवहार के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अतिथि को अच्छे से जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहां पर बस कपड़े देखने के लिए आई थी। मुझे तो इस सेल्समैन ने जबरदस्ती कपड़े दिखा दिए थे। वैसे मुझे यहां से कपड़े नहीं खरीदने थे, मैं तो यहां पर अपने बॉय। अक्षता अचानक बोलते बोलते रुक गई। अक्षता पूरी बात बोलते इससे पहले उसे समझ आ गया था कि उसे यह नहीं बोलना था, पर वो लड़कियां अक्षता की इस बात को तुरंत समझते हैं कि अक्षता अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी, पर वह बोलते बोलते जानबूझकर रुक गई थी। अरे वाह अक्षता, तूने भी बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? हमें भी मिलाओ जरा जीजा जी से, हम भी देखें कि आखिर कौन है वह शहजादा जिसे अक्षता जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है, निशा ने अक्षता से कहा। अक्षता इन चारों में से सबसे ज्यादा सुंदर थी। सब सहेलियों को पता था कि अक्षता कितनी सुंदर थी, इसीलिए उन तीनों को लग रहा था कि शायद अक्षता किसी अमीर लड़के के साथ होगी। अक्षता इतनी सुंदर थी कि वह किसी भी अमीर घर के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी, इसलिए उन दोनों को लग रहा था कि अक्षता अपने बॉयफ्रेंड के दम पर इस फैशन और आउटलेट पर शॉपिंग करने के लिए आई होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अक्षता ने बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हुए कहा, पर उन तीनों को अक्षता की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें पता था कि अक्षता बोलते बोलते रुक गई थी, पर उन्हें अक्षता के बॉयफ्रेंड से मिलना ही था। वे देखना चाहती थीं कि आखिर अक्षता का बॉयफ्रेंड कौन था और वह कितना अमीर लड़का था। अब वे तीनों यह जान बिना रह भी नहीं सकती थीं। अक्षता, तुम हमसे झूठ भी नहीं बोल सकती, मुझे पता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां पर आई हो। अब बताओ भी कि कौन है इतना लकी लड़का, हम भी मिलना चाहते हैं उससे, निशा ने अक्षता से कहा। पर अदिति इस समय अक्षता को बड़ी भारी नजरों से देख रही थी। जब उसे पता चला कि अक्षता का एक बॉयफ्रेंड भी है, उसे भी ऐसा लग रहा था कि अक्षता ने किसी अमीर बॉयफ्रेंड को पटा लिया था। उसे लगा कि शायद इसके बाद अक्षता उनके बराबर के लेवल तक आ जाएगी और वह अक्षता का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा पाएगी। पर वह अपने मन ही मन में उसे लड़के से मिलना चाहती थी जो अक्षता का बॉयफ्रेंड था। वह भी देखना चाहती थी कि आखिर अक्षता का बॉयफ्रेंड कितना अमीर था। अक्षता को लगा कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, अब उसे रवि को इन सब से मिलवाना ही पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह सब उसको परेशान करके छोड़ देगी। वो उनसे बचकर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रवि को शॉप के अंदर आने के लिए मैसेज कर दिया। रवि कुछ देर के लिए उस शॉप से बाहर चला गया था। जब उसने देखा कि अक्षता ने उसे मैसेज किया था तो वो वापस उस फैशन आउटलेट की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त वह थोड़ी जल्दबाजी में था। उसे लगा कि शायद अक्षता को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। जब वह फैशन आउटलेट के दरवाजे पर पहुंचा तो जल्दबाजी में उसने वहां पर खड़े एक लड़के को जल्दबाजी में हल्का सा धक्का दे दिया था, जिससे वह लड़का पास ही में पड़े एक पिलर से जा टकराया। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? मैं जरा वह थोड़ा जल्दबाजी में था तो मैंने आपको देखा नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाइए जरा, रवि ने उसे लड़के से कहा। वह लड़का दिखने में कम से कम 20 से 22 साल का लग रहा। उसके पास एक दूसरा लड़का भी खड़ा था। रवि ने जब उनका ध्यान से देखा तो पाया कि वह किसी अमीर परिवार के ही लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े और महंगी महंगी घड़ियां पहन रखी थीं। रवि समझ गया था कि उसने उस लड़के को धक्का देकर
सच में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। बस वो उम्मीद कर रहा था कि उसने जिसे भी धक्का दिया हो वह अच्छा आदमी निकले। अगर वो बाकी अमीर परिवार के लड़कों की तरह निकाला तो शायद यहां पर लफड़ा भी हो सकता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे जल्दी जल्दी उससे माफी मांग लेनी चाहिए। वह यहां पर कोई और लफड़ा क्रिएट नहीं करना चाहता था। पर जिस लड़क को रवि ने धक्का मारा था उसका चेहरा अब तमतमाने लग गया था। वह रवि की तरफ बड़ी तीखी नजरों से घूर कर देख रहा था। रवि को समझ आ गया था कि वह लड़का किस टाइप का था। अब उसे लगा कि यहां पर लफड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। रवि ने उस लड़के की आंखों में एरोगेंस और घमंड देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि वह लड़का अब उसके साथ कुछ न कुछ करने का जरूर प्रयास करेगा। पर वह लड़का अभी भी रवि को घूरे जा रहा था। वह रवि को अच्छे से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। रवि को भी समझ आ गया था कि आखिर वह लड़का उसे इस तरह घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक क्यों देख रहा था। वह रवि के पहनावे को देखकर उसे जज कर रहा था, जिस तरह बाकी लोग रवि को उसके कपड़ों से जज करते थे। वह लड़का भी अब रवि को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। रवि की माफी का उस लड़के पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और फिर उसने रवि का कॉलर पकड़ लिया। अब रवि ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब यहां पर पंगा तो होकर ही रहेगा। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह कर सकता था तो वह उसे लड़के से माफी मांगना था, और वह रवि पहले ही कर चुका था। रवि यहां पर बस कोई लफड़ा नहीं करना चाहता था। उसने सुबह से यहां पर बहुत से लफड़े कर लिए थे, और ना ही वह अक्षिता को इन सब में इन्वॉल्व करना चाहता था। और जब तक अक्षिता उसके साथ ही वह कुछ ऐसा भी नहीं कर सकता था जिससे वह में मुसीबत से बच सके। वह अपनी आइडेंटिटी को किसी भी हाल में सबके सामने नहीं रख सकता था। जब से अक्षिता उसके साथ आई है तब से रवि और भी ज्यादा सावधान रहने लग गया था। इस वक्त जो सबसे ज्यादा उसके करीब थी वह थी अक्षिता, और अगर रवि की आइडेंटिटी रिवेल हुई तो सबसे बड़ा खतरा अक्षिता को ही था। अगर कोई रवि की कॉलर पर हाथ रखता था तो रवि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। पर आज उसने यह सब बर्दाश्त किया था सिर्फ अक्षिता की वजह से। रवि ने गलती से उस फैशन आउटलेट के बाहर खड़े उसे लड़के को धक्का दे दिया था। उससे लड़के को गुस्सा आ गया था और उसने रवि का कॉलर पकड़ लिया था। इस बात से रवि को भी गुस्सा आ गया था। कोई इसका कॉलर पड़े यह रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वह इस वक्त पर कोई पंगा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उसे लड़के को कुछ भी नहीं कहा। तू देखकर नहीं चल सकता क्या? भिखारी की तरह मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हैं। तेरी वजह से मैं अभी चोट लगने से बाल बाल बचा हूं। उसे लड़के ने रवि की इंसल्ट करते हुए कहा। उसने देख लिया था कि रवि एक सिंपल सा मीडियम क्लास लड़का लग रहा था, इसलिए उसने रवि को बहुत ही बुरा भला कहा। हालांकि कि रवि को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह इन सब तानों का आदी हो चुका था। उसने पिछले 15 सालों में इस तरह के बहुत से ताने सुने थे। उसके लिए यह सब कुछ कोई नया नहीं था। देखो भाई, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है, तो इतना ज्यादा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा जल्दी में था, इसीलिए तुम्हें देखा नहीं पाया था। एक बार फिर से सॉरी, रवि ने उस लड़के से कहा। अच्छा, तो तुम अब मेरे सामने भी बोल रहा है? किसी से भी बात करो तो सामने वाले की औकात लेकर बात करनी चाहिए। यह बोलकर उस लड़के ने रवि की नाक पर एक जोरदार पंचर दिया। रवि को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का उसे इस तरह मारेगा। जब उस लड़के ने रवि के नाक पर पंच मार तो रवि के नाक से खून आने लग गया। इस बात से रवि का गुस्सा भी बढ़ गया था, क्योंकि उस लड़के ने बिना फालतू उसे मारा था। उसे समझ आ गया था कि वह लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और उसे अपने पैसों का बहुत ही ज्यादा घमंड था। इसीलिए वह अपने अलावा किसी और का ख्याल ही नहीं करता था। रवि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसलिए गुस्से गुस्से में रवि आगे बढ़ा और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे वहां पर पड़ी कुर्सी पर जोर से पटक दिया और फिर उस लड़क के मुंह पर एक पंच लगा दिया। रवि यह करना तो नहीं चाहता था, पर उसके गुस्से ने उसे यह करवा दिया था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे बिना फालतू मारे। अगर कोई उसकी बेइज्जती करता तो रवि यह सब सहन कर सकता था। कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो भी वह सहन कर सकता था, पर कोई उसे बिना फालतू मारे, यह उससे बिल्कुल भी से नहीं था।
पहले रवि यह भी सहन कर लेता था, पर जब से अग्निहोत्री परिवार में वापस आया था तब से वो किसी से पीटना तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। पर जल्दी रवि को इस बात का एहसास हो गया कि उसने सच में बहुत ही ज्यादा गलत किया था। उसे इस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे लफड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। उसे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए था और उस लड़के को नहीं मारना चाहिए था। हालांकि रवि ने उस लड़के को ज्यादा जोर से नहीं मारा था, पर उस लड़के ने सच में रवि के नाक पर बहुत ही ज्यादा जोर से मारा था, जिससे उसके नाक से खून भी आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह मारने की? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। तू इस बात के लिए अब बहुत ही ज्यादा पछताएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जल्दी यहां पर आओ, उस लड़के ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उस लड़की की यह आवाज सुनकर वहां पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाते हैं। अरे सर क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़के से पूछा। प्रॉब्लम? अरे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि किस तरह के लोग तुम्हारे मॉल में आते जाते रहते हैं? अगर तुम किसी को तुम्हारी घुसने देते हो तो पहले उनके बारे में जान भी लिया करो। किसी भी एयर गैरे को तुम अपने शॉप में आने जाने देते हो और फिर वो अगर यहां पर चोरी कर लेते हैं। अब इस भिखारी को ही ले लो, देखो ये इस शॉप के अंदर जा रहा था। क्या पता ये इस शॉप के अंदर चोरी करने ही जा रहा था, पर जाने से पहले वह मुझसे टकरा गया और उसने मुझे मुक्का भी मारा। अब तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना है। मैं इसको तुम्हारे हवाले करता हूं और आगे से इस बात क्या ध्यान रखना कि इस तरह का लड़का तुम्हारी शॉप में नहीं आना चाहिए। उस लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड को फटकारते हुए कहा। उसे लड़की की बात सुनकर वह सिक्योरिटी गार्ड एक बार के लिए तो हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब यहां पर कब हुआ। फिर उसने रवि की तरफ ध्यान से देखा। उसने भी रवि को उसके कपड़ों के आधार पर जज किया। उसे भी लगा कि शायद वह लड़का सही कह रहा था कि रवि यहां पर चोरी करने के लिए आया था। उसने उस लड़के के चेहरे पर रवि के मुक्के के निशान भी देख लिए थे। अब उसे समझ आ गया था कि रवि ने उस लड़के को सच में मारा था। वह सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के के बारे में जानता था कि वह लड़का कितने पावरफुल परिवार से बिलोंग करता था, और ऐसे में अगर रवि ने उस लड़के को मारा था तो उनकी माल पर भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी अगर उन्होंने कुछ सही कदम नहीं उठाया। तो अब उसने सोचा कि रवि को इस बात की सजा देनी ही पड़ेगी। इधर जब रवि ने उस लड़क की बात सुनी तो वह भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का इतनी छोटी सी बात को इतना आगे क्यों बढ़ा रहा था। उसने तो बस गलती से उस लड़के को धक्का लग गया था, पर उसने बस इतनी किसी बात को इतना ज्यादा खींच दिया था। और तो और उसे लड़के ने रवि पर चोरी करने का भी इल्जाम लगा दिया था। इधर शॉप के अंदर जब अक्षिता और उनकी बाकी दोस्तों ने बाहर शोर शराबा सुना तो वह यह जानने के लिए बाहर आ गईं कि आखिर बाहर चल क्या रहा था। बाहर आकर जब अक्षिता ने देखा कि वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और रवि की नाक से खून भी बह था और सामने जो लड़का खड़ा था उसके चेहरे पर भी चोट लग रखी थी। अक्षिता को समझने में देर नहीं लगी कि यहां पर क्या हुआ था। उसे समझ आ गया था कि रवि और उस लड़क के बीच में जरूर कोई ना कोई मैटर जरूर होगा। अक्षिता को रवि पर पूरा भरोसा था कि रवि कभी भी कोई भी लफड़ा नहीं करेगा। वह तो हमेशा इस तरह के लफड़े से बचने की कोशिश करता रहता है। हो ना हो इस लड़के ने यह सब किया होगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह 2 सिक्योरिटी गार्ड यहां पर क्या कर रहे थे। रवि क्या चल रहा है यहां पर, और यह तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है? तुम ठीक तो हो? अक्षिता ने रवि के पास आते हुए कहा। उसे सच में रवि की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी जब उसने देखा कि रवि के नाक से सच में बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। जब निधि, निशा और अदिति ने देखा कि अक्षिता उसे लड़की की बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी तो उन्हें समझ आ गया था कि वह अक्षिता का बॉयफ्रेंड ही था। रवि को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अक्षिता का बॉयफ्रेंड ही था। इतने में अदिति अक्षिता के पीछे से तेजी से आगे बढ़ी और उसे लड़के के पास आ गईं जिसके साथ अभी रवि का झगड़ा हुआ था। अंश बेबी, क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? तुम्हें इस तरह? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ यह किसने किया? अदिति ने उसे लड़के से पूछा। उसे लड़के का नाम अंश था जिसका रवि के साथ झगड़ा हुआ था।
जब अदिति ने उस लड़के को बेबी कहकर पुकारा तो अक्षिता बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया था कि अंश अदिति का बॉयफ्रेंड था। अब उसे लगा कि यहां पर बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है। अगर अदिति को पता चला कि रवि ने अंश को मारा था, और अब तो अदिति को यह भी पता चल गया था कि रवि उसका बॉयफ्रेंड था, और अदिति और अक्षिता की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब उसे लगा कि यहां पर इतना बवाल होगा कि कोई संभाल भी नहीं सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अक्षिता को पता चल गया था कि जिस लड़के को रवि ने मारा था वह अदिति का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि अदिति ने उस बेबी कहकर पुकारा था। अक्षिता को इस बात का डर था कि कहीं अदिति कोई बड़ा पंगा न खड़ा कर दे। उसे अदिति के बारे में अच्छे से पता था। वह अक्षिता के साथ झगड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, और अब तो यह सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि रवि अक्षिता का बॉयफ्रेंड था। जब रवि ने देखा कि अक्षिता की वह सहेली उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी, तो वह भी कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसे भी समझ गया कि अब यहां पर कुछ ना कुछ जरूर बवाल होगा। अरे अदिति, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। होना तो अब इस लड़के को चाहिए जिसने मुझे मारा। इसकी इतनी औकात तो देखो, फटीचर जैसा लड़का है और मुझसे पंगा लेने चला था। सिक्योरिटी, तुम देख क्या रहे हो? इस लड़के को अभी के अभी यहां से बाहर करो, अंश ने कहा। अंश की यह बात सुनकर अदिति ने रवि की तरफ देखा। उसे भी पता चल गया था कि रवि अक्षिता का बॉयफ्रेंड था। अब वह भी रवि को अच्छे से देखने लगी। रवि के कपड़े देखते ही अक्षिता को उसकी हालत के बारे में पता चल गया था। अब उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद अक्षिता का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, पर वह तो एक फटीचर लड़का निकल। अब उसे लगा कि वह अक्षिता को कुछ भी बोल सकती थी, वह उसका मजाक भी उड़ा सकती थी। अब वह अक्षिता को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। उसके लिए उसे इससे अच्छा मौका भी मिल गया था, क्योंकि रवि और अंश के बीच में पहले से ही झगड़ा हो गया था, और अब वह अक्षिता को जितना चाहे सुना सकती थी। अक्षिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब रवि इससे मैटर से कैसे बाहर निकलेगा। अरे रुको रुको अंश, पहले मुझे यह मामला सेटल करने दो, फिर इस लड़के को धक्के मारकर बाहर निकालना। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? इसको इसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए, अदिति ने अक्षिता की तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अक्षिता अदिति की इस मुस्कुरा को अच्छे से समझ गई थी। उसे पता था कि अदिति कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इधर निधि और निशा भी अक्षिता को बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षिता का यह कैसा बॉयफ्रेंड था। उन्होंने तो उम्मीद की थी कि शायद अक्षिता का बॉयफ्रेंड कोई अमीर लड़का होगा, और वह तो एक फटीचर सा लड़का था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि अक्षिता का बॉयफ्रेंड था, और तो और रवि ने अंश के साथ पंगा भी कर लिया था। उन्हें भी समझ आ गया था कि अब अक्षिता पक्का किसी मुसीबत में पड़ने वाली थी। उन्हें अक्षिता और अदिति के बीच जो तनाव चलता था उसके बारे में सब पता था। उन्हें पता था कि अदिति अक्षिता को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी, और यह तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। अगर अदिति चाहती तो वो अंश का सहारा लेकर अक्षिता के साथ कुछ भी कर सकती थी। इसके बाद अदिति आगे बढ़ी और अक्षिता के पास आकर खड़ी हो गई। अक्षिता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गलती तो की है, और वह भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाया, और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है कि मेरे पापा को अगर इस बारे में पता चला तो वह रवि के साथ क्या करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकती। और शायद तुम अंश के पिताजी के बारे में भी नहीं जानती हो। अगर उन्हें यह पता चला कि किसी ने उनके बेटे पर हाथ उठाए हैं तो वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड की क्या हालत करेंगे, तुम यह भी नहीं सोच सकती। इसीलिए अगर तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बचाना है तो अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि वो अंश के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगे। अगर वह ऐसा कर देता है तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे, नहीं तक तुम्हारी क्या हालत होगी यह तुम भी अंदाजा लगा सकती हो। अदिति ने अक्षिता को बड़ी धमकी भरी आवाज में कहा। वह अब अक्षिता को हर तरह से फंसाना चाहती थी। वह अक्षिता की सबके सामने बेइज्जती करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर उसने रवि को अंश के पैरों में गिरवा दिया तो इससे अक्षिता की भी जरूर बेइज्जती होगी। वह यह बात अक्षिता के कॉलेज में फैला सकती थी। अक्षिता के बॉयफ्रेंड ने अंश के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। इससे अदिति की इज्जत तो बढ़ जाती,
साथ में अक्षता की सबके सामने बहुत ही तगड़ी बेइज्जती हो सकती थी। उसे यह सबसे अच्छा मौका लग रहा। अदिति की यह बात सुनकर अक्षता को बहुत ही तेज गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अदिति के चेहरे पर एक मुक्का मारना चाहती थी। उसने उन दोनों की लड़ाई में रवि को भी घसीट दिया था, जबकि रवि की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसे पता था कि अदिति यह सब जानबूझकर कर रही है, पर साथ ही साथ में अक्षता के मन में एक डर भी था कि अगर अदिति के पिताजी को इस बारे में पता चला तो वह रवि की क्या हालत करेंगे। अक्षता अदिति के पिताजी के बैकग्राउंड के बारे में जानते थे, इसीलिए उसे रवि की चिंता हो रही थी। पर वह रवि से यह भी नहीं कह सकती थी कि वह अंश के पैरों में गिरकर माफी मांगे। वह रवि की कभी भी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। आखिरकार वह अब उसका पति जो था, और पति परमेश्वर से भी बढ़कर होता है। एक पत्नी अपने पति की इस तरह सबके सामने बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी। उसने सोचा कि आगे जो भी होगा वह देखा जाएगा, पर इस वक्त तो रवि को अंश के आगे झुकने नहीं देना चाहती थी। इधर रवि को भी अदिति की यह बात सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आ गया था। उसे समझ आ गया था कि अदिति और अक्षता के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए वह अक्षता को इस तरह ट्रीट कर रही थी, और रवि को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वह अक्षता को इस तरह अदिति के सामने झुकने नहीं दे सकता था। अदिति ने अक्षता को यह बताया कि जब तक रवि अंश से पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेगा का, तब तक वह उसे यहां से जाने नहीं देगी, और उसके पापा भी रवि के साथ कुछ भी कर सकते थे। इस बात से अक्षता डर जरूर गई थी, पर वो रवि को किसी के सामने इस तरह झुकने के लिए नहीं कह सकती थी। आखिरकार वह उसका पति जो था, वह रवि का इस तरह झुकना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अदिति, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पापा के डर से रवि को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आगे झुकने के लिए बोलूंगी? तुम बस सपने ही देखते रहना, यह कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हें जो भी करना है वह करो, पर रवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मैं रवि को ऐसा करने के लिए बोलूं भी तो भी रवि नहीं करेगा, अक्षता ने अदिति पर चिल्लाते हुए कहा। वह अदिति को यहां पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अदिति से मन ही मन नफरत होने लगी थी। अक्षता को लगा कि इतने साल दूर रहने के बाद अदिति शायद बदल गई होगी, पर वह अभी भी वैसे ही थी, इसलिए उसे लगा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। वह अब और ज्यादा घुट घुट कर नहीं रह सकती। अक्षता की यह बात सुनकर अंश, निधि, निशा और उसका दोस्त सभी हैरान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षता ऐसा कैसे कह सकती थी। क्या उसे अदिति के पापा का बिल्कुल भी डर नहीं था? जब अदिति ने अक्षता की यह बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। पहली बार अक्षता ने उसके सामने बोलने की हिम्मत की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षता में इतनी हिम्मत कहां से आई। क्या यह सब रवि की वजह से था या फिर क्या बात थी? पर वह इतना जल्दी अक्षता को नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अक्षता को इस गुस्ताखी के लिए सजा देना चाहती थी। वह उसकी अभी भी यहां पर सबके सामने बेइज्जती करना चाहती थी। अदिति को अपने पिताजी के पावर का बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसे पता था कि अक्षता उसके पिताजी के सामने कुछ भी नहीं है, तो अब वह जो चाहे अक्षता के साथ कर सकती थी। अक्षता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलने की? तुम्हें पता भी है कि मेरे सामने इस तरह बोलने की सजा क्या हो सकती है? तुम्हें तो मैं। अदिति ने ऐसा कहा और अक्षता की तरफ आगे बढ़ी, और फिर उसने अक्षता की तरफ अपना हाथ उठाया, और जैसे ही वह अक्षता को थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में पीछे से किसी ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। अब बस बहुत हो गया, तुम अपनी हद पर कर रही हो। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगी। अक्षता को छूने की भी हिम्मत भी मत करना, नहीं तो यहां पर खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आई मेरी बात समझ में। पीछे से रवि ने अदिति का हाथ पकड़ते हुए अदिति से गुस्से में कहा। जब रवि ने अदिति का हाथ पकड़ा तो इस बात से तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। अदिति के सारे दोस्त अब बड़ी ही हैरानी के साथ रवि की तरफ देख रहे थे। रवि ने न सिर्फ अदिति का हाथ पकड़ा था, बल्कि अदिति की सबके सामने मुंह पर बेइज्जती की थी। उसके साथ अदिति को धमकी भी दी थी। अदिति के सारे दोस्त अदिति की तरफ भी देख रहे थे और अदिति के ऐसे जवाब की उम्मीद कर रहे थे कि वो रवि और अक्षता को सबक सिखा सके। अदिति ने भी देख लिया था कि उसके दोस्त भी यही चाहते थे
कि वह कभी और अक्षिता से एक साथ बदला ले, इसलिए उसकी भी हिम्मत बढ़ गई और रवि से बिल्कुल भी नहीं डरी। अबे तो भिखारी, तुम मुझे जानता भी है कि मैं कौन हूं। मुझे पता है कि तुमने तो सच में होश खो दिए थे और अक्षिता के लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया। यह आशिकी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जब तुझे पता चलेगा कि मेरे पिताजी कौन है, फिर तुम और अक्षिता दोनों दौड़ते हुए मेरे आओगे और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे। अगर तुम ये चाहते हो कि यह बात मेरे पिताजी तक न पहुंचे, तो अभी के अभी जैसा मैंने कहा है वैसा करो, और अब तो तुम्हें मुझसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। तुम दोनों ने अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ा ली है, और तूने जो अभी मेरा हाथ पकड़ा था उसकी भी सजा मिलेगी। अदिति ने रवि से कहा और फिर अपना हाथ रवि की तरफ ऊपर उठा दिया और रवि को भी एक छांटा मारना चाहती थी। रवि ऐसा कैसे होने दे सकता था? उसने दोबारा अदिति का हाथ पकड़ लिया और फिर खींचकर अदिति को जोर से थप्पड़ मार दिया। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि आखिर अदिति के पिताजी कौन थे, और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि अदिति किस परिवार से थी। उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस चिंता थी, तो वह थी अक्षिता की। जब रवि ने अदिति को इस तरह थप्पड़ मारा तो वहां पर खड़े सभी लोगों के मुंह खुला के खुले रहेंगे। अब तो सच में रवि ने बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर दिया था। उसने सच में अदिति पर हाथ उठा दिया था। अदिति के दोस्तों को पता था कि अब बहुत ही बड़ी कयामत आने वाली है। अदिति अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी। अगर यह बात अदिति के पिताजी तक पहुंची तो वह रवि को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सभी को रवि की चिंता होने लगी थी, पर को अभी भी कोई टेंशन नहीं था। इस बात से सभी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गलती करने के बाद भी रवि बेफिक्र था। उन्हें लगा शायद रवि को अदिति और उसके पिताजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, इसीलिए वह इस तरह शांत खड़ा था। जब अदिति ने अक्षिता पर दबाव बनाना शुरू किया और फिर रवि के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, पर इतने में रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर एक छांटा मार दिया। यह देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान थे, क्योंकि रवि ने अदिति को छांटा मारा था। वे सभी अदिति के पापा के बारे में जानती थीं। अब उन सभी को रवि की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। रवि को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अक्षिता की चिंता थी। जब रवि ने अदिति को थप्पड़ मारा तो वह वहां पर फर्श पर नीचे गिर गई थी। उसने अपनी गाल पर अपना हाथ दे रखा था और वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रवि उसे इस तरह थप्पड़ मार देना। अदिति, अदिति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदिति को मारने की? अंश ने रवि से कहा, और फिर वह भी रवि को करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, पर वो को थप्पड़ मारने ही वाला था कि इतने में रवि संभल गया और फिर से खींचकर अंश को जोर से थप्पड़ मार दिया। रवि ने अंश को इतना जोर से थप्पड़ मारा था कि वह भी उछलकर अदिति के पास जाकर फर्श पर गिर पड़ा। अब अदिति और दोनों ही फर्श पर पड़े थे और दोनों ने ही अपने अपने गालों पर हाथ दे रखा था। वह दोनों ही रवि तरफ बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहे थे। अब वे रवि से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि किसी प्रकार का लड़का है। उसने सच में उन दोनों को थप्पड़ मार दिया था, उनके बारे में कुछ जाने बिना ही। रवि सच में अब इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे अब बात बात पर गुस्सा आने लगा था। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों की प्रॉब्लम जाती है। वह हर किसी को अपने से नीचे क्यों देखा था। रवि को इसी वजह से अमीर लड़कों से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी, और इसी वजह से वह बहुत ही ज्यादा लो क्लास रहता था और सबकी इज्जत करता था। वह कभी भी अपने पैसों का दिखावा नहीं करता था और सभी की मदद करता था। रवि दिल से भी अमीर था और पैसों से भी अमीर था। उसका दिल सच में बहुत ही ज्यादा साफ था, पर उसे इन जैसे लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था जो अपनी अमीरी का रोब गरीबों पर झाड़ते थे। रवि ने सोचा कि उसे इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी यह दोनों मानेंगे। जब वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अंश और अदिति की यह हालत देखी तो उन्हें भी रवि पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर वे भी रवि से इस वक्त डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अगर वह रवि के पास उसे पकड़ने के लिए गए तो रवि उनके साथ क्या करेगा, इसका भी नहीं पता था। इसीलिए वह अपनी जगह से ले भी नहीं हिले। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को पता था
कि उनकी नौकरी इसकी वजह से जा भी सकती है, पर उन्होंने रवि के चेहरे पर वह गुस्सा देख लिया, इसीलिए वह दोनों रवि के पास जाने से डर रहे थे। इधर अक्षिता भी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रवि यह सब क्या कर रहा था। उसने रवि को इससे पहले कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा था। आखिर रवि में इतना गुस्सा क्यों आया था और रवि में इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने आदित्य और अंश दोनों को एक साथ मार दिया था। अक्षिता को कभी नहीं लगा था कि रवि इतनी हिम्मत दिखा पाएगा। उसे रवि पर गर्व भी हो रहा था और उसकी चिंता भी हो रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर रवि इन सभी मामलों से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि उसने गलती तो बहुत बड़ी की थी। मैं तुम दोनों से अब एक सीधी बात बोलता हूं। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा नहीं किया था। मैं बस शॉप के अंदर जा रहा था तो गलती से धक्का लग गया। मैं इसके लिए उससे माफी भी मांग ली थी, पर उसने कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाई। उसने मेरा कॉलर भी पड़ा था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब तुम्हें जो करना है वह कर सकती हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, चाहे तुम अपने पापा को बुलाओ या दादा को। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मैं हूं रवि, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हो, रवि ने आदित्य और अंश कहा, और फिर अक्षिता का हाथ पकड़कर फिर से उस शॉप के अंदर चला गया। वह अब यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वह ज्यादा देर यहां पर रुका तो मॉल में गड़बड़ हो सकती थी। वह सबके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था, ताकि वह इस पूरे मैटर को अपने तरीके से हैंडल कर सके। करीब आधे घंटे के अंदर अंदर अक्षिता और रवि ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली थी। उन्होंने देखा कि अंश और आदित्य वहां से जा चुके थे, पर निशा और निधि अभी भी वहीं पर खड़े रवि और अक्षिता का इंतजार कर रहे थे। अक्षिता तुम ठीक तो हो ना? यार, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को समझाओ। मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। तुम्हें पता है ना कि अदिति किसी लड़की है, वह कुछ भी कर सकती है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, निधि ने अक्षिता से कहा। निधि और अक्षिता बहुत ही अच्छी दोस्त थी और एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा चिंता करती थी। तुम्हें पता है ना कि अदिति के पिताजी कौन हैं? हमारे बचपन की वह घटना याद करो जब तुमने एक बार अदिति को मारा था, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और आज भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अदिति को मारा है। तो सोच लो, जो 10 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ था, कहीं वह दोबारा रवि के साथ में हो जाए। मुझे बस इसी बात की चिंता है, निधि ने अक्षिता से कहा। दोस्तों, अब से मैंने वापस से स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। हालांकि मुझे इस स्टोरी को लिखने के अब से कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए यह स्टोरी लिखूंगा, क्योंकि मैं अपने पाठकों को निराश नहीं करना चाहता। पर आज से चैप्टर छोटे छोटे ही आएंगे। बड़े चैप्टर तभी आएंगे जब मुझे पेमेंट मिलना दोबारा स्टार्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बड़े चैप्टर आए तो आप इस स्टोरी को जितना हो सके शेयर करें, तभी मैं बड़े चैप्टर लिख सकूंगा। रवि से बेइज्जती होने के बाद अंश और अदिति दोनों ही उस मॉल से चले गए थे। इधर जब अक्षिता और रवि मॉल से शॉपिंग करके बाहर आए, तभी निशा ने अक्षिता को इस बात की चेतावनी दी थी। अदिति इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी, वह पक्का कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इसीलिए वह दोनों सावधान रहे। उन दोनों को रवि और अक्षिता की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वह अदिति के पापा के बारे में सब कुछ जानती थी। पर रवि को अब इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि वह किसी भी तरह इस मैटर को भी हैंडल कर लेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, रवि के सामने वह कुछ भी नहीं था। बस उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखती थी। उसके अलावा रवि को कोई भी डर नहीं था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इस बात से अक्षिता भी हैरान थी कि आखिर रवि इतना शांत कैसे था। रवि को इतना शांत देखने के बाद अक्षिता ने भी एक राहत की सांस ली। उसे लगा कि रवि ने इसके बारे में भी कुछ सोच ही दिया होगा। उसके बाद रवि और अक्षिता दोनों ही शॉपिंग करके पार्किंग एरिया में आ गए, जहां रवि ने अपनी बुगाटी कार को पार्किंग पर तक रखा था। वह दोनों यहां से सीधा घर जाने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही रवि और अक्षिता पार्किंग एरिया में आए, तभी रवि ने देखा कि वहां पर 10 से 15 गुंडों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। यह देख अक्षिता बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था
कि जो न हो ये सब अदिति का ही काम था और उसने अपने पापा को इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। इसीलिए उसके पापा ने इतने आदमियों को यहां पर भेजा था। अब अक्षिता को रवि की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह रवि को कैसे बचाए। अक्षिता को पता था कि अदिति के पापा के गुंडे कितने खतरनाक हैं। अगर रवि उनसे भिड़ा तो रवि नहीं बच पाएगा। इधर रवि को भी समझ आ गया था कि आखिर यहां पर क्या चल रहा था। उसने अपने आप को 15 से 20 गुंडों से घिरा हुआ पाया। उसके पास इस वक्त कोई भी तरीका नहीं था कि वह उन सभी गुंडों को हैंडल कर पाए, क्योंकि वह इतने लोगों को एक साथ लड़ नहीं कर सकता था और ना ही वह तुरंत कुछ कर सकता था। परंतु उसे पता था कि उसके पापा के भेजे हुए बॉडीगार्ड उसके आसपास ही हैं। जब तक अदिति के पापा के गुंडे उन दोनों पर हमला नहीं कर देते, उसके बॉडीगार्ड सामने नहीं आने वाले थे। रवि चाहता भी नहीं था कि उसके बॉडीगार्ड अक्षिता के सामने आए हों और अक्षिता को सारा सच ना पता चल जाए। इसलिए उसने सोचा कि उसे सब कुछ शांति से हैंडल करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा नाम रवि है? इतने में गुंडों में से एक आदमी ने रवि से कहा। हां, मेरा नाम रवि है। क्यों, क्या हुआ? रवि ने कैजुअल जवाब दिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तुझे अभी के अभी हमारे साथ आना होगा। हमारे मालिक को तुझसे कोई जरूरी काम है। उस आदमी ने रवि से बड़े ही शांत स्वर में कहा। रवि भी इस बात से समझ गया ताकि अब उसे आगे क्या करना था। उसने सोचा कि उसे इन गुंडों के साथ चला जाना चाहिए ताकि वह अक्षिता से थोड़ा दूर रहे और अक्षिता को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वह अक्षिता के पास रहा और उसने कोई कदम उठाया तो अक्षिता को उसे पर शक हो सकता था। वह अक्षिता के पास होते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। अक्षिता के सामने कुछ भी करने में उसे डर था। इसीलिए उसने सोचा कि वह अगर अक्षिता को यहीं पर छोड़ दी और फिर उन गुंडों के साथ चल जाए तो क्या पता मैटर हैंडल हो जाए, नहीं तो बात और भी बिगड़ सकती थी। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही तुम्हारे साथ चलूंगा। अक्षिता यहां से सीधा घर जाएगी, रवि ने उस आदमी से कहा। हां, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे मालिक ने सिर्फ तुम्हें वहां पर बुलाने के लिए कहा है। आगे तुम चाहे जो भी करो, उस आदमी ने रवि से कहा। इसके बाद रवि अक्षिता की तरफ मुड़ गया। अक्षिता, तुम अभी सारा सामान लेकर घर चली जाओ। मैं ये सारा मेटल हैंडल करके आता हूं। तुम अगर मेरे साथ गई तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता हूं, तो अच्छा यही होगा कि तुम घर चली जाओ, रवि ने अक्षिता से कहा। अक्षिता रवि की इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे पता था कि रवि वहां पर बहुत ही बड़े खतरे में फंस सकता था। वह जानती थी कि अदिति के पापा कितने खतरनाक थे। वह रवि को इस तरह अकेले खतरे में फंसे नहीं देख सकती थी। उसने सोचा कि वह दोनों मिलकर इस मैटर को हैंडल करेंगे तो अच्छा होगा। वह रवि के साथ जाना चाहती थी। नहीं नहीं रवि, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूं, तो मैं तुम्हारे हर मुसीबत में साथ देने का वादा किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, अक्षिता ने रवि से कहा। अरे अक्षिता, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती और मेरा साथ देना चाहती हो, पर इस वक्त तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? अगर मुझ पर विश्वास है तो तुम बिना किसी फिक्र के घर जा सकती हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, रवि ने अक्षिता से कहा, और वह यह कहते हुए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा। जब अक्षिता ने रवि को इतना कॉन्फिडेंट देखा और उसकी यह बात सुनी कि उसे उस पर विश्वास है या नहीं, तो अक्षिता को अब लगा कि उसे रवि की बात मान लेनी चाहिए थी। जब भी रवि ने अक्षिता को इस तरह कहा था, रवि ने वह किया था, इसलिए अक्षिता अब संतुष्ट हो गई थी कि रवि कुछ ना कुछ करके सब कुछ देख लेगा। पर उसे अभी भी अक्षिता के पापा के बारे में सोचकर डर था। रवि और अक्षिता जब मॉल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पार्किंग लॉट में कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया था और रवि को उनके साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया था। रवि को पता था कि यह अदिति का ही काम था। रवि को पता था कि जो उसने अदिति के साथ उस मॉल में किया था वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। अदिति की दोस्त ने रवि को उसके पापा के बारे में भी बताया था कि अदिति के पापा कितने खतरनाक हैं, पर रवि को इस बात बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। रवि इस वक्त इस पोजीशन पर था कि
कि उसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह हर बात को अपने दम पर हैंडल कर सकता था। उसे बस इतना डर था कि कहीं उसकी वजह से अक्षिता को कुछ ना हो जाए, इसीलिए उसने अक्षिता को भी अपना सच नहीं बताया था। हालांकि अक्षिता और रवि अब दोनों पति पत्नी थे, पर अभी तक रवि ने अक्षिता को अपने बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इससे अक्षिता पर और खतरा बढ़ सकता था। उसे पता था कि इतने बड़े बिजनेस परिवार पर हमेशा से खतरा मंडराता रहता है और वह अक्षिता के लिए बॉडीगार्ड भी हायर नहीं कर सकता था। इसीलिए रवि ने अक्षिता को मना कर दिया कि वह उसके साथ नहीं चलेगी। वह अकेला ही उन आदमियों के साथ जाएगा, उसे पूरे मैटर को हडल करेगा। अक्षिता रवि को अकेले नहीं भेजना चाहती थी, पर जब उसने रवि की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा तो वह समझ गई कि रवि इस पूरे मैटर को हैंडल कर लेगा। रवि ने अक्षिता को टैक्सी में बिठाकर वापस घर भेज दिया और फिर उन सभी गुंडों के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आदित्य के पापा के घर की ओर चल पड़ा। रवि को पता था कि अगर उसने यह मैटर अभी के अभी हैंडल नहीं किया तो बाद में अक्षिता पर खतरा मंडरा सकता था। इसीलिए वह हाथों हाथ उन गुंडों के साथ जाने के लिए मान गया था। अगर वो अकेला होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। रवि अकेले को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर इस बार अक्षिता उसके साथ में थी और वह अक्षिता को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कुछ ही देर में वह गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के आगे आकर रुक जाती है। रवि को पता था कि आदित्य के पापा का बंगला था। रवि ने जब उस बंगले को देखा तो उसका दिल उस बंगले पर आ गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में भी ऐसा कोई बंगला है। रवि का पूरा ध्यान उस बंगले पर था। इस बंगले को घूरना बंद करो। तेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम इस बंगले को देख सके, तो हमारे मालिक का शुक्रिया अदा कर कि उन्होंने तुझे इस आलीशान बंगले को देखने का मौका दिया। और तुमने अदिति मैडम के साथ जो कुछ भी किया था उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अदिति मैडम मालिक की सबसे लाडली बेटी है और तुमने अदिति मैडम की बेइज्जती करके हमारे मलिक की बेइज्जती की है। इसकी अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उन गुंडों में से एक ने कहा। रवि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया था। वो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसके पूरा ध्यान तो उस बंगले पर था। वो उसको देखे बिना रह नहीं पा रहा था। उसका सच में उस बंगले पर दिल आ गया था। वो सोच रहा था कि काश उसके पास भी ऐसा बंगला होता तो कैसा रहता, पर रवि अब इसे बंगले में नहीं रहा सकता था। उसने की लंबी आह भरी और फिर उन सभी आदमियों के साथ बंगले के अंदर आ गया। रवि ने बंगले को अंदर से भी देखा। जितना सुंदर बंगाल बाहर से था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो वो अंदर से था। वो पूरे बंगले को अच्छे से देख रहा था। सब कुछ देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि अदिति के पापा का दिल्ली में सच में बड़ा नाम है और वो यहां की एक बड़ी हस्ती है। पर रवि को इन सब से कोई डर नहीं था। वो बेफिक्र उन आदमियों के साथ चल रहा था। जब उन आदमियों ने रवि को इस देखा तो सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रवि इतना बेफिक्र होकर कैसे चल रहा था, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। दिल्ली में अदिति के पापा से सब डरते थे, पर रवि के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी। रवि और अक्षिता जब मॉल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पार्किंग लॉट में कुछ कगुंडों ने उन्हें घेर लिया था और रवि को उनके साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया था। रवि को पता था कि यह अदिति का ही काम था। रवि को पता था कि जो उसने अदिति के साथ उस मॉल में किया था वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। अदिति की दोस्त ने रवि को उसके पापा के बारे में भी बताया था कि अदिति के पापा कितने खतरनाक हैं, पर रवि को इस बात बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। रवि इस वक्त इस पोजीशन पर था कि उसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह हर बात को अपने दम पर हैंडल कर सकता था। उसे बस इतना डर था कि कहीं उसकी वजह से अक्षिता को कुछ ना हो जाए, इसीलिए उसने अक्षिता को भी अपना सच नहीं बताया था। हालांकि अक्षिता और रवि अब दोनों पति पत्नी थे, पर अभी तक रवि ने अक्षिता को अपने बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इससे अक्षिता पर और खतरा बढ़ सकता था। उसे पता था कि इतने बड़े बिजनेस परिवार पर हमेशा से खतरा मंडराता रहता है और वह अक्षिता के लिए बॉडीगार्ड भी हायर नहीं कर सकता था। इसीलिए रवि ने अक्षिता को मना कर दिया कि वह उसके साथ नहीं चलेगी। वह अकेला ही उन आदमियों के साथ जाएगा, उसे पूरे मैटर को हडल करेगा।
अक्षता रवि को अकेले नहीं भेजना चाहती थी, पर जब उसने रवि की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा तो वह समझ गई कि रवि इस पूरे मैटर को हैंडल कर लेगा। रवि ने अक्षता को टैक्सी में बिठाकर वापस घर भेज दिया और फिर उन सभी गुंडों के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर अदिति के पापा के घर की ओर चल पड़ा। रवि को पता था कि अगर उसने यह मैटर अभी के अभी हैंडल नहीं किया तो बाद में अक्षता पर खतरा मंडरा सकता था। इसीलिए वह हाथों हाथ उन गुंडों के साथ जाने के लिए मान गया था। अगर वो अकेला होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। रवि अकेले को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर इस बार अक्षता उसके साथ में थी और वह अक्षता को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कुछ ही देर में वह गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के आगे आकर रुक जाती है। रवि को पता था कि अदिति के पापा का बंगला था। रवि ने जब उस बंगले को देखा तो उसका दिल उस बंगले पर आ गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में भी ऐसा कोई बंगला है। रवि का पूरा ध्यान उस बंगले पर था। इस बंगले को घूरना बंद करो। तेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम इस बंगले को देख सके तो हमारे मालिक का शुक्रिया अदा कर कि उन्होंने तुझे इस आलीशान बंगले को देखने का मौका दिया। और तुमने अदिति मैडम के साथ जो कुछ भी किया था उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अदिति मैडम मालिक की सबसे लाडली बेटी है और तुमने अदिति मैडम की बेइज्जती करके हमारे मलिक की बेइज्जती की है। इसकी अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उन गुंडों में से एक ने कहा। रवि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया था। वो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसके पूरा ध्यान तो उस बंगले पर था। वो उसको देखे बिना रह नहीं पा रहा था। उसका सच में उस बंगले पर दिल आ गया था। वो सोच रहा था कि काश उसके पास भी ऐसा बंगला होता तो कैसा रहता, पर रवि अब इसे बंगले में नहीं रह सकता था। उसने के लंबी आह भरी और फिर उन सभी आदमियों के साथ बंगले के अंदर आ गया। रवि ने बंगले को अंदर से भी देखा। जितना सुंदर बंगाल बाहर से था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो वो अंदर से था। वो पूरे बंगले को अच्छे से देख रहा था। सब कुछ देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि अदिति के पापा का दिल्ली में सच में बड़ा नाम है और वो यहां की एक बड़ी हस्ती है। पर रवि को इन सब से कोई डर नहीं था। वो बेफिक्र उन आदमियों के साथ चल रहा था। जब उन आदमियों ने रवि को इस देखा तो सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रवि इतना बेफिक्र होकर कैसे चल रहा था, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। दिल्ली में अदिति के पापा से सब डरते थे, पर रवि के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं थी। कुछ ही देर बाद वह सभी आदमी एक बड़े से हॉल में आकर रुक जाते हैं। तुम जरा यही जमीन पर बैठकर हमारे मलिक आने का इंतजार करो, वह बस यहां पर कुछ इस समय में पहुंचने वाले हैं, उन आदमियों में से एक ने कहा। रवि को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि वह जमीन पर बैठे। वह आराम से पलटी मारकर वहीं फर्श पर बैठ गया। इसमें उसे शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं लगी थी। उन आदमियों ने रवि को इसीलिए फर्श पर बैठाया था ताकि उसकी बेइज्जती हो। पर जब उन्होंने देखा कि रवि बिना किसी संकोच के फर्श पर बैठ गया था, उन्हें रवि पर और भी तेज गुस्सा आने लगा था और उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि रवि में इतनी अकड़ किस बात की थी। तकरीबन 10 मिनट बाद उस हॉल में एक आदमी प्रवेश करता है। रवि ने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं और उसने अपने हाथ में पुराने जमाने की एक छड़ी भी ले रखी थी। वो आदमी मूंछों का ताव देते हुए आया और उस हॉल में लगे बड़े सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसने बैठने के बाद एक नजर रवि पर दौड़ाई और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसका एक आदमी आगे आया और उसके कानों में कुछ कहा। अपने आदमी की बात सुन अदिति के पापा की भौं सिकुड़ गई और वो बड़ी बड़ी लाल नजरों से रवि की तरफ देखने लगा, जैसे वो उससे खा जाएगा। रवि को समझ आ गया कि वो अदिति के पापा ही थे और उस नौकर ने उसे उस मॉल वाली बात बता दी थी जहां रवि ने अदिति को थप्पड़ मारा था। तुम ये जानते हुए भी मेरी बेटी को थप्पड़ मारा कि मैं उसका पापा हूं और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। बड़े हिम्मत वाले लगते हो। दिल्ली में इस कोई नहीं है जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। फिर तूने पूरे मॉल के सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की हिम्मत की और अब बिना डरे तुम मेरे सामने खड़े हो। क्या तुम्हें मेरा जरा भी डर नहीं है? विधाशंकर अदिति के पिता का नाम ने कहा। रवि ने हंसते हुए एक बार नजर इधर उधर की और फिर एक आह भरी। मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी ने आपको क्या बताया है, पर इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती अंश की थी और फिर भी
आपकी बेटी मुझ पर दबाव बना रही थी माफी मांगने के लिए, और तो और उसने अक्षिता को थप्पड़ भी मारने की कोशिश की। अगर ऐसा कोई भी करता तो मेरे जवाब भी वही होता को अदिति को मेरे एक थप्पड़ से मिला था। और रही बात आपकी, तो मैं नहीं जानता कि आप हैं कौन और आपका दिल्ली में कितना खौफ है, और मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि ने विद्याशंकर की आंखों से आंखें मिलाकर कहा। रवि ने विद्याशंकर के सामने बिना किसी डर के अपनी बात रख दी। उसे विद्याशंकर के अहोड़ी का कोई डर नहीं था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि विद्याशंकर दिल्ली का कितना बड़ा आदमी है। उसने जो सच था वह बता दिया, और वह नहीं चाहता था कि उनके बीच में कोई गलतफहमी रहे। और उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अदिति को मारा और अदिति के पापा उससे बदला ले सकते थे। उसने जो भी कहा वी सही से और बिना डरे कहा। रवि की इस बात को सुन विद्याशंकर गुस्से से भर गए। एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ने पूरे मॉल में उसकी बेटी को थप्पड़ मारा था, और अब वो ये सब उसके सामने कबूल भी कर रहा है, वो भी बिना डरे। ये बात विद्याशंकर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। दिल्ली में उसकी बहुत इज्जत और नाम था, और इस वक्त तक तो पूरी दिल्ली में ये सबको पता चल गया होगा कि रवि ने अदिति के साथ क्या किया। और अब अगर विद्याशंकर कुछ नहीं करते हैं तो पूरी दिल्ली में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। रवि को भी इस बात का पता था कि यह बात पूरी दिल्ली में फैल चुकी है, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। मुझे लगता है कि तुम दिल्ली से नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर कोई दिल्ली का लड़का ऐसा करता तो अब तक उसकी लाश इस हॉल से बाहर जाती, पर तुम यहां के नहीं हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम नेशनल टीवी पर सबके सामने मेरी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, विद्याशंकर ने कहा। विद्याशंकर को पता था कि अगर रवि ने नेशनल टीवी पर अदिति से माफी मांग ली तो दिल्ली के बाहर भी उसका आहोदा बढ़ जाएगा, और इसके बाद रवि जैसे बाहर के लड़के ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह की रवि को पूरी नेशनल टीवी के सामने माफी मांगने से कोई शर्म न थी। उसके ऐसा करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह यह सब चीज पहले कई बार सहन कर चुका है। इस तरह की बेइज्जती उसके साथ कॉलेज में बहुत बार हो चुकी थी, और नेशनल टीवी के सामने होती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि की सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। रवि ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया था। वह हर परिस्थिति को बड़ी ही समझदारी से सोच समझकर हाल करता था। पर इस बार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग थी। अब अक्षिता उसकी पत्नी थी, और अगर वो नेशनल टीवी पर माफी मांगता है तो यह अक्षिता की भी बेइज्जती होगी, और रवि ऐसा नहीं कर सकता था। उसे पता था कि अगर वो नेशनल टीवी पर माफी मांगता है तो अक्षिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रवि ने यह सब अक्षिता के लिए किया था, और अगर उसने मारी मांगी तो अक्षिता अपने आप को इसकी जिम्मेदार समझेगी, और रवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो अक्षिता के लिए ही यहां पर आया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, और बिना गलती के मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता। और रही बात जान से हाथ गंवाने, तो उसकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए ना कि मुझे, रवि ने कहा। रवि की इस बात ने विद्याशंकर को आग बबूला कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके ही घर में उसे इस तरह सबके सामने मना करेगा और धमकी भी देगा। रवि ने विद्याशंकर की गुस्से से भरी आंखें देख ली थीं। जब यह सब बात चल ही रही थी कि इतने में एक सूट बूट पहना आदमी भागते भागते हुए विद्याशंकर के पास आया। उसके हाथ में एक लैपटॉप भी था। रवि समझ गया कि ये उनका बिजनेस मैनेजर था। रवि को लगा कि उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई काम होगा। वो मैनेजर विद्याशंकर के पास आया और उनके कान में कुछ फूस फूसा कर कहा। जैसे जैसे वो मैनेजर बात बता रहा था, वैसे वैसे विद्याशंकर के चेहरे का रंग उड़ रहा था। विद्याशंकर का चेहरा गुस्से से लाल भी था, और उसके चेहरे पर अब एक टेंशन का भाव भी था। रवि को समझ नहीं आया कि ये अचानक विद्याशंकर को क्या हो गया था। मैनेजर ने अपनी बात पूरी की और वही विद्याशंकर के पीछे खड़ा हो गया। विद्याशंकर अब बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। रवि को इस लग रहा था मानो विद्याशंकर किसी और बात के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में भूल सा गया था। इसका मतलब था कि बात बहुत गंभीर थी। क्या हुआ मिस्टर विद्याशंकर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आपका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है।
भला आपके जितने ताकतवर आदमी को किस बात की टेंशन हो सकती है, रवि ने कहा। विधाशंकर को पता था कि रवि उसका मजाक उड़ाते हुए ये बात कहाँ रहा था। उसने रवि के सामने बड़ी बड़ी बातें तो की था कि वो दिल्ली का सबसे ताकतवर आदमी है, पर इस वक्त वो सबसे बड़ी मुसीबत में था। रवि को पता था कि बात कुछ बड़ी होगी। रवि को अब यह मौका अच्छा लगा। अगर मैं कुछ मदद कर दूं तो कैसा रहेगा, रवि ने कहा। ने जब ये कहा तो पहले तो सबने इस बात को अनसुना किया और बाद में विधाशंकर और सभी लोग उस पर हंसने लगे। जिस मामले को विधाशंकर को खुद संभालने में इतनी दिक्कत हो रही थी, उसके भला ये कॉलेज का लड़का क्या कर सकता था। उसकी तो कोई औकात भी नहीं थी। पर जब विधाशंकर ने रवि के चेहरे पर देखा तो विधाशंकर हैरान रह गया। उसने देखा कि रवि ने जो बात कही थी तो वो सच में सीरियस था। विधाशंकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे था। अब विधाशंकर ने सोचा कि एक बार रवि की बात को सुन लिया तो जाए। ठीक है, बताओ कि तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो। अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, विधाशंकर ने कहा और हंसने लगे। उन्हें लगा कि शायद रवि इस वक्त मजाक कर रहा था और ये सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था। पर मेरी भी एक शर्त है, रवि ने कहा। रवि की बात सुन सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सब रवि का मजाक उड़ा रहे हों। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी हालत में भी रवि शर्त रखना चाहता था। वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में था कि कोई शर्त भी नहीं रख सकता था। सबको लग रहा था कि रवि मजाक कर रहा था, पर रवि इस बात के लिए सीरियस था। ठीक है, क्या है तुम्हारी शर्त? पर एक बात याद रखना कि अगर तुम मेरी ये मुसीबत हल नहीं कर पाए तो इसका परिणाम तो तुम्हें पता ही है, विधाशंकर ने कहा। विधाशंकर ने सोचा कि वैसे भी रवि से कुछ होगा तो नहीं तो उसके शर्त का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो शर्त मनाने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी शर्त लिखित में आपको देना चाहूंगा, रवि ने कहा। इसके बाद रवि को एक कागज और पेन दिया गया। रवि ने उस पर कुछ लिखा और उस पेज को फोल्ड करके विधाशंकर को दे दिया। विधाशंकर ने वो पेज खोलकर रवि की शर्तें पढ़ी तो उसका चेहरा तो मानो जल भुन गया। रवि को पता था कि ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि रवि की शर्तें ही ऐसी थीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।